गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 1 जीवों में जनन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उसमें एक विधियां का अध्ययन कर लिया था, विखंडन का। चलिए आगे हम जो है अन्य जो विधियां हैं उसका अध्ययन करते हैं, और जो दूसरी विधि है बच्चों उस विधि का नाम है मुकुलन। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि यह मुकुलन क्या है। ठीक है, मुकुलन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो मुकुलन क्या है? मुकुलन, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बडिंग। मुकुलन या ठीक है, बडिंग क्या है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे जो है जीव है जिसमें जो अलैंगिक जनन है वह मुकुलन द्वारा अर्थात बडिंग द्वारा होता है। और आपको पता है एक कोश की जो जीव है उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो कौन सा उदाहरण है वह एक कोश की जीव का? कौन से एक कोश की जीव है या मुकुलन का उदाहरण क्या है? ठीक है, जिस जीवों में मुकुलन या बडिंग द्वारा ठीक है अलैंगिक जनन होता है, तो उसका उदाहरण है बच्चों। उसका अगर हम उदाहरण लिखना चाहें तो उसका उदाहरण है ईस्ट है बच्चों, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट है, हाइड्रा है, ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा। ठीक है, इसमें जो बच्चों अलैंगिक जनन होता है ठीक है वह मुकुलन द्वारा जो है बडिंग द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है। तो यह मुकुलन है क्या बच्चों? तो जो जनक जीव होता है उस जनक जीव में बाहर की तरफ जो है उनके भागों का विकास होता है, और जो बाहर की ओर आउटर साइड की तरफ जो उनके शरीर के भाग का विकास होता है उसी को मुकुल या बड कहते हैं, या उसी को कलिका कहते हैं। ठीक है, वही ग्रोथ करता है, उसी का विकास होता है, और वह जनक पौधों से अलग होकर ठीक है नए पौधों का निर्माण करता है। इसी को ही हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो देखिए किस तरह से यह होता है। चलिए हम हाइड्रा का उदाहरण देखकर समझते हैं कि किस तरह से इसमें होता है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि जो आपका हाइड्रा है, मान लीजिए हाइड्रा का पौधा है, इस तरह से यह आपका हाइड्रा का पौधा है। यह आपका हाइड्रा का पौधा है बच्चों। यह हाइड्रा का पौधा है बच्चों। ठीक है, और यहां पर आपका केंद्रक पाया जाता है, यहां पर इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। यह हाइड्रा का पौधा इस तरह से है बच्चों, यह हाइड्रा का पौधा है। और यह बच्चों देखिए यह जो हाइड्रा है ठीक है, जो हाइड्रा का जो ये आपका शरीर है, यह शरीर देखिए बाहर की तरफ अर्थात आउटर की तरफ यह वृद्धि करता है, यह विकास करता है, और यही जो वृद्धि और विकास कर रहा है इसी को हम बड़ कहते हैं, या इसी को कलिका कहते हैं, कलिका, या इसी को मुकुल कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यही चलकर धीमे धीमे इसका विकास होता है, और यह जो जनक पौधा है उससे अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है। और यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे तो ये देखिए किस तरह से इसका विकास हो रहा है, इस तरह से पुनः जो है इनका विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये जो पौधा है हाइड्रा का, इस तरह से हाइड्रा के पौधे का विकास होता है।
और यहाँ पर केंद्रक है। अब यह केंद्रक जो है धीमे धीमे इसका इस तरह से विकास होता है, इसका भी इस तरह से इसमें विकास होता है। और यह जो केंद्रक है यह कोई केंद्रक भी इस कलिका अर्थात इस मुकुल यह ब्लड में भी क्या हो जाता है, विभाजित होने लगता है। अर्थात धीमे धीमे यह जो है बड़ा होता है, धीमे धीमे विकास करता है और जो है फिर यह विकास करके जो है अपने जो जनक पौधा है उससे अलग हो जाता है और एक नया पौधे का निर्माण करता है। तो इस तरह से यह देखिए यह आपका हम बना दें। अब क्या करता है, यह जो आपका था यह जो है यहाँ से अलग हो जाता है, यह अलग होकर जो है नए पौधे का विकास कर रहा है। यही वाला भाग है बच्चों, यह वाला भाग क्या होता है, इस जो है जनक पौधे से अलग हो जाता है और एक नया जो है हाइड्रा का विकास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें विकास होता है। और यह जो केंद्रक होता है यह केंद्रक विभाजित होकर जो आपका यह कलिका या मुकुल या बड़ जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, इसमें भी इस केंद्रक का विकास हो जाता है और यही यहाँ से अलग होकर एक नया जो है हाइड्रा पौधा का विकास कर लेता है और इसी को हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि यह मुकुलन या बडिंग क्या है। ठीक है, जो जनक जीव है उसके शरीर के बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ उनका विकास होता है। तो जो बाहर की तरफ उनके शरीर का विकास हो रहा है, ठीक है, उसी भाग को बड या कलिका या मुकुल कहते हैं। यही धीमे धीमे जो है ग्रोथ होता है, इनका विकास होता है। और यह जो केंद्रक है इस केंद्रक का भी इसमें विकास होता है। ठीक है, और यह जो जनक पौधा है उससे अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, इसी को हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। चलिए, अब इसका पहली विधि यह थी, अब हम इसके दूसरे विधि के विषय में अध्ययन करते हैं और दूसरी विधि का नाम है बीजाणु जनन। यह तो पहली विधि थी बच्चों, ठीक है, जिसके विषय में मैंने पढ़ा, मुकुलन के विषय में पढ़ा, दूसरी विधि थी। अब हम तीसरी विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस तीसरी विधि का नाम है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन इंग्लिश में इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं, स्पोरुलेशन। चलिए देखते हैं बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन क्या है। ठीक है, कुछ ऐसे जो है कवक, ठीक है, और शैवाल होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन बीजाणु जनन द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ आपके जो है कवक, कुछ आपके कवक या शैवाल होते हैं, शैवाल होते हैं जिनका अलैंगिक जनन जो है बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन द्वारा होता है। इसमें होता क्या है बीजाणु जनन, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, बीजाणु और जनन माने उत्पन्न, अर्थात इस जीव में, इस जनक में बीजाणु उत्पन्न होता है और उसी बीजाणु अनुकूल वातावरण में नए बीज का निर्माण करता है, इससे नए संतति, नए पौधे का निर्माण होता है। तो बीजाणु जनन क्या है, इनके जनकों में बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है और वायु या जल आदि के माध्यम से अनुकूल वातावरण में यह नए बीज अर्थात नए संतति का निर्माण करते हैं। इसे ही हम बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन कहते हैं। यह कुछ कवक या शैवालों में होता है। देखा जाए तो यह बीजाणु जनन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक चल बीजाणु जनन और दूसरा अचल बीजाणु जनन। तो चल बीजाणु जनन क्या है बच्चों, एक होता है चल, नाम से ही स्पष्ट है, चल बीजाणु जनन अर्थात वह बीजाणु जनन, ठीक है, जो गति करता है, गति करता है, ठीक है, वह चल बीजाणु जनन होता है। और चल बीजाणु जनन का जो आपका उदाहरण है बच्चों, वह उदाहरण है म्यूकस। इसका जो चल बीजाणु जनन का उदाहरण जो बच्चों है
इसका एग्जाम्पल जो है वह है म्यूकस। यह म्यूकस में जो है यह होता है, अर्थात म्यूकस में जो है चल बीजाणु जनन होता है। चल बीजाणु जनन में क्या होता है बच्चों कि देखिए इसमें जो है कसाभिका पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह गति करता है। अगर हम देखें इस तरह से इनकी संरचना देखें तो यह इस तरह से संरचना इसमें पाई जाती है, ठीक है, यह संरचनाएं होती हैं। और इसमें जो है आपका यह इस तरह की संरचनाएं इसमें अंदर होती है, इस तरह की संरचनाएं, ठीक है। और यह जो है यहाँ पर फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, अर्थात इसी फ्लैजिला को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कसाभिका, कसाभिका, या इंग्लिश में इसी को फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला। तो कसाभिका जो आपका कसाभिका या फ्लैजिला है, इसी के कारण जो है इसमें गति प्राप्त होती है। और यह क्या करता है, यहां से इसी कसाभिका का विभाजन होता है और यह जो है आपका बीज इस तरह से निकल कर जो है नए बीज अंकुरित हो जाते हैं। यह बीज का अंकुरण इस तरह से होता है और यह जो कहलाते हैं कौन से, चल बीजाणु, ठीक है, जनन। और यह किसमें होता है, यह म्यूकस में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो अचल होते हैं अर्थात उसमें जो है आपका कसाभिका नहीं पाया जाता था, फ्लैजिला नहीं पाया जाता था, जिसके कारण उसमें गति नहीं हो पाती थी, ठीक है। और उसमें केवल सिंपल होता है, ठीक है, जो अचल आपका होता है, अचल, अचल वाले में क्या है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए, जो आपका अचल होता है, ठीक है, अचल बीजाणु जनन, अचल बीजाणु जनन, वह समान होता है, इसमें कुछ भी नहीं पाता, इस तरह से इसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, और इसमें कोई पाया नहीं जाता। और इसका उदाहरण जो होता है, इसका उदाहरण होता है मशरूम, ठीक है। अचल बीजाणु जनन का जो उदाहरण है वह मशरूम का उदाहरण है, मशरूम में यह पाया जाता है। देखिए इसमें कहीं भी जो है आपका कसाभिका नहीं है, कहीं भी फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला या कसाभिका के कारण ही जो है इसमें गति मिलती है, अर्थात वायु अन्य जो है जल अन्य के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अनुकूल वातावरण में पुनः यह क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और नए बीज का निर्माण करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन में ऐसे जो है जनक जिसमें जो है बीजाणु, ये जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं और अनुकूल वातावरण में, ठीक है, उससे नए संतति का निर्माण होता है, उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। तो हमने देख लिया कि बीजाणु जनन दो प्रकार का होता है, एक आपका जो है चल बीजाणु जनन, दूसरा अचल बीजाणु जनन। और चल बीजाणु जनन का जो है हमने उदाहरण देख लिया म्यूकस, और अचल बीजाणु का जो आपका उदाहरण है वह मशरूम। एक होता है बच्चों उदाहरण जो है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। बच्चों यह पेनिसिलियम जो है आपका बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस तरह से इनका विकास होता है, इस तरह से इनका विकास होता है, इस तरह से बच्चों इनका विकास होता है, ठीक है। और यहां पर ऊपर जो है इस तरह से बीज जैसी संरचना इसमें पाई जाती है,
और यह बीच में इनके केंद्रक होता है। यह बच्चों किसका उदाहरण है? यह पेनिसिलियम का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यह पाया जाता है। और यह जो बीज पाया गया है, बीज जैसी संरचना है, इसको हम बोलते हैं कोडिया। क्या बोलते हैं? कोडिया। बच्चों यह कोडिया है। ठीक है, और इसी कोडिया के कारण जो है, यह कोडिया देखिए, यह जो है आपका पेनिसिलियम का उदाहरण है। ठीक है, यह एक बीजाणु जनन है, इसमें भी बीज पाए जाते हैं। इस तरह से देखिए, यह बीज पाए गए हैं, और ये जो बीज है, ठीक है, इनको कोडिया बोला जाता है। और इसी कोडिया के कारण जो है, ये क्या हो जाता है, ये जब परिपक्व हो जाता है, जब यह परिपक्व हो जाता है, तो यह जो है कोडिला वायु या जल आदि के माध्यम से यह आ जाता है, और अनुकूल जो है परिस्थिति में पुनः यहां से जो है आपका नया पेनिसिलियम का निर्माण हो जाता है। इस तरह से नए पेनिसिलियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से नए पेनिसिलियम का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में इस तरह से इनका निर्माण जो है हो जाता है। ठीक है, और यह किसके कारण होता है? ये देखिए, जो बीज की तरह संरचना है, उसको हम कोडिया कहते हैं। तो बच्चों, हम इसकी तीसरी विधि देख लिए अलैंगिक जनन का। ठीक है, बीजाणु जनन या इसको रिलेशन क्या है। ठीक है, इसमें जो अलैंगिक जनन होते हैं वह कवकों और शैवालों में होता है। ठीक है, इसके जो जनक होते हैं उसमें बीज उत्पन्न होते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, इसी बीज का अंकुरण होता है और नए संतति का निर्माण होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक चल बीजाणु जनन, दूसरा अचल बीजाणु जनन। चल बीजाणु जनन अर्थात इसमें कच्छाविका या जो है आपका फ्लैजिला पाया जाता है, जिसके कारण इसमें गति होती है। इसका उदाहरण म्यूकस है। और जो आपका जो है अचल बीजाणु जनन होता है, इसमें जो है फ्लैजिला या कच्छाविका नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसमें गति नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें जो है साधारण केंद्रक और जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जैसे मशरूम में होता है। और पेनिसिलियम का भी हमने उदाहरण देखे। चलिए, अब हम जो है इसका तीसरा जो है विधि पढ़ते हैं, इसका नाम है खंडी भवन। तो यह तो हमने देख लिया बच्चों। अब हम जो है तीसरी जो विधि जो है इनकी जो है चौथी विधि जो पढ़ने जा रहे हैं, उस विधि का नाम है खंडी भवन। खंडी भवन, यह जो खंडी भवन है बच्चों, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पिगमेंटेशन। खंडी भवन या पिगमेंटेशन, यह क्या है बच्चों? खंडी भवन क्या है? ठीक है, यह खंडी भवन कुछ जो है ऐसे जो है जीव हैं जिसमें खंडी भवन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्पाइरोगाइरा है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है बच्चों, वह उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा 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 जो है बच्चों, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है खंडी भवन का। और स्पाइरोगाइरा में होता क्या है बच्चों कि यह जब जो है जीव अर्थात यह जनक जब परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या होते हैं कि यह जो है अनेक खंडों में, अनेक भागों में विभाजित हो जाते हैं, और इसके प्रत्येक खंड, ठीक है, और प्रत्येक भाग से नए जो है जीव का निर्माण हो जाता है। और ये जो भाग जो खंड होते हैं बच्चों, यह स्वतः होते हैं जब यह परिपक्व हो जाते हैं। तो इस तरह के जो आपका जनन होता है उसको हम खंडी भवन कहते हैं, और इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो देखिए स्पाइरोगाइरा में किस तरह से होता है। अगर हम स्पाइरोगाइरा का उदाहरण देखें तो यह आपका स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा का उदाहरण है। ठीक है, और इस तरह से स्पाइरोगाइरा में यह संरचनाएं पाई जाती हैं। स्पाइरोगाइरा में स्पाइरोगाइरा है बच्चों ये, ठीक है, इसमें इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं।
इस तरह की संरचना इसमें जो है स्पाइरोगाइरा में पाई जाती है। और जब ध्यान रखें, यह स्पाइरोगाइरा बच्चों जब परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो क्या होता है, यह कई खंडों में विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक खंड यह हो गया, उसका दूसरा खंड यह हो गया, तीसरा खंड यह हो गया। हमने तो 3 खंड बनाए, जरूरी नहीं कि 3 खंड नहीं, जरूरी नहीं है 3 ही खंड हो। हमने 3 खंड बनाया तो 3 खंड, अनेक खंडों में यह विभाजित हो जाता है और अपनी प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है। तो ये जो खंड हुआ, इस खंड से, इस खंड से, इस खंड से, सभी खंड से, ठीक है, एक नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक से, जैसे मान लीजिए इससे है तो इससे भी जो है एक नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेगा, इस तरह से नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेगा। ठीक है, इससे भी आपका नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण होगा, इस तरह से। इससे भी नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण होगा, अर्थात सभी भाग से नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण होता है। इसी को ही हम खंडी भवन या स्पाइरोगाइरा कहते हैं। चलिए अगला जो इसका है और अंतिम जो है हम भाग पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है 5वां, आपके सिलेबस में अंतिम जो प्रकार दिया गया है उसके विषय में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन इंग्लिश में हम बोलते हैं रीजेनरेशन। पुनरुद्ध भवन या रीजेनरेशन। पुनरुद्ध भवन या रीजेनरेशन क्या है बच्चों? ठीक है, यह खंडी भवन की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी इसके खंड या टुकड़े होते हैं, लेकिन खंडी भवन में जब यह जीव अर्थात यह जनक परिपक्व हो जाता है तब स्वतः ही इसके खंड या भाग हो जाता है। लेकिन पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि जब उस जीव का, माने कोई भी जीव का कोई भी भाग कट जाए, अचानक कट जाए या काट दिया जाए, तो उसके प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है। उसे ही पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन कहते हैं। तो कटे हुए भाग से बच्चों, इनके कटे हुए भाग से अचानक कोई भाग इनका कट जाए तो कटे हुए भाग से, ठीक है, नया संतति या नए जीव का निर्माण होता है, उसे ही हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। और बच्चों पुनरुद्ध भवन का सबसे अच्छा यदि उदाहरण देखा जाए तो वह उदाहरण है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ठीक है, पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर माना जाए तो वह क्या माना जाता है? प्लेनेरिया माना जाता है। अर्थात इसमें सबसे अधिक जो है रीजनरेशन का गुण होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, यह कंपटीशन एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो पुनरुद्ध भवन की सबसे अधिक क्षमता जो है किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, तो पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन आपकी छिपकली में भी होता है। ठीक है, और छिपकली के केवल पूंछ में होता है बच्चों, पूरे शरीर में नहीं होता, पूरे शरीर के भाग में नहीं होता, जो उसका पूंछ वाला भाग होता है। ठीक है, यदि वह कट जाता है, छिपकली का वह पूंछ कट जाता है, तो पुनः छिपकली का पूंछ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके छिपकली का जो पूंछ है उसमें जो है पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन पाया जाता है। तो केवल उसकी पूंछ में यह पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन का गुण पाया जाता है। लेकिन यहां देखेंगे प्लेनेरिया, इसके सभी भाग पर, शरीर के सभी अंगों पर जो है पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन का जो है गुण पाया जाता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका प्लेनेरिया का है, ध्यान रखिएगा। देखिए किस तरह से प्लेनेरिया का जो है आपका चित्र होता है। तो अगर हम इसका चित्र बनाए बच्चों, उसका चित्र, तो ध्यान रखिए यह आपका है प्लेनेरिया का चित्र बच्चों।
ठीक है, यह आपका प्लेनेरिया का चित्र है। तो प्लेनेरिया का चित्र इस तरह से बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये आपका चित्र है, ठीक है बच्चे। और इसमें जो है पुनरुद्ध भवन जो है, रीजनरेशन सबसे अधिक पाया जाता है प्लेनेरिया में। और क्या होता है, इसके प्रत्येक भाग से, ठीक है, नए प्लेनेरिया का निर्माण होता है। जैसे यह भाग इसके यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, किसी भी भाग से कट जाए, तो प्रत्येक कटे हुए भाग से क्या होता है, इसका जो है नया जो है प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। अगर यह भाग कटा है तो इस भाग से आपका निर्माण हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस भाग से आपका निर्माण हो जाएगा, इस भाग से निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यह भाग कटा है तो इस भाग से भी इस तरह से जो है आपका प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा, इस भाग से भी निर्माण हो गया, इस भाग से भी उसी तरह से निर्माण हो जाएगा, इस भाग से भी निर्माण हो जाएगा। तो देख रहे हैं सभी भाग से, ठीक है, यह भाग कट गया, इस भाग से भी आपका जो है प्लेनेरिया का नया निर्माण हो गया, यह भाग कट गया, इससे भी प्लेनेरिया का निर्माण हो गया, यह भाग कट गया, इससे भी प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। लेकिन एक चीज बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि जिसमें केंद्रक होगा, यदि इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक है, ठीक है, तो जिसमें केंद्रक उपस्थित होगा उसी से ही नया प्लेनेरिया का निर्माण होगा। मान लीजिए इस भाग में केंद्रक उपस्थित नहीं है, इस भाग में केंद्रक उपस्थित नहीं है, तो इस भाग से प्लेनेरिया का निर्माण नहीं होगा। प्लेनेरिया का निर्माण होने के लिए उसकी केंद्रक भी होना आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से जो है अलैंगिक जनन जो है, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में होता है। मैंने जो है कितने प्रकार का अध्ययन किया, 5 प्रकार का अध्ययन किया जो आपके सिलेबस में है। पहला अध्ययन मैंने जो है आपका जो है किया था कि विखंडी भवन, विखंडन के बाद दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणु जनन, और चौथा मैंने देखा था खंडी भवन, और पांचवा पुनरुद्ध भवन। इस तरह से मैंने अध्ययन किया। बच्चों इस टॉपिक में उदाहरण अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सभी का उदाहरण ध्यान रखिएगा कि मुकुलन का उदाहरण क्या है, बीजाणु जनन का उदाहरण क्या है, ठीक है, खंडी भवन का उदाहरण क्या है, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो इस तरह से इनके उदाहरण को जो है याद रखिएगा। इस तरह से हमने जो है किस तरह से अलैंगिक जनन की विधियां हैं उन विधियों को अध्ययन कर लिया। एक कोशिकीय जीव और पौधों में कैसे अलैंगिक जनन होता है, जिसको हम कायिक जनन कहते हैं, इसका अध्ययन हम जो है अगले लेक्चर में करेंगे। बच्चों इसके पहले यदि आपको समझ में आ रहा है मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर, तो इसको जो है सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों